हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की लेक्चर सीरीज़ में जिस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस चैप्टर में बेसिकली मैं एनसीईआरटी से रिलेटेड सारी बातों को तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस या प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड से कंसर्न्ड है उनका मैं यहाँ पर डिटेल डिस्कशन दूंगा। बहुत सारी रिएक्शंस हमने ऑलरेडी जो कार्बोनाइल कंपाउंड से रिलेटेड है वो हमारे एल्कोहल की लेक्चर सीरीज में डिस्कस कर ली है, जैसे ऑक्सीडेशन सीरीज की रिएक्शंस और रिडक्शन सीरीज की रिएक्शंस। तो जिन भी स्टूडेंट्स को वो लेक्चर देखना है वो मेरे YouTube चैनल के जो प्लेलिस्ट है और उसमें अंडर हेडिंग में हम बेसिकली एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स वाला जो सेक्शन है उसमें जाके आप वो वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली बहुत सारे नेम रिएक्शंस हैं और धीरे धीरे करके उन इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज के हमारे लेक्चर वीडियो में हम बेसिकली यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को फॉर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को डिस्कस करने वाले हैं और वो रिएक्शन है ओजोनोलिसिस, रोजनमुंड्स रिएक्शन, स्टीफेंस रिएक्शन, रिडक्शन बाय डिबाल एच एंड इटार्ड्स ऑक्सीडेशन। तो बच्चों, अगर आप यहाँ पर अपनी एनसीईआरटी को देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जितने भी रिएक्शंस में बात कर रहा हूँ, ये देखिए पेज नंबर जो हमारे पास आ रहा है 361 में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स की हेडिंग के अंडर है। और देखिए जो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है इसमें जो पहला मेथड है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये वाली रिएक्शंस मैंने पूरा डिस्कस करी हैं अपनी एल्कोहल की लेक्चर सीरीज में। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स को मैं भी डिस्कस कर चुका हूं, जहां पर हमने देखा था कि जब हम प्राइमरी एल्कोहल को बेसिकली डिहाइड्रोजनेट करते हैं तो उससे एल्डिहाइड बनता है जो कि एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होता है प्राइमरी एल्कोहल का, और जब कभी भी हम सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो उससे कीटोन्स बनता है। तो ये कॉमन रिएक्शंस हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी बच्चों स्टडी कर ली हैं अपने एल्कोहल वाले चैप्टर में। तो जो नई रिएक्शन हमें यहाँ स्टडी करने को मिल रही है वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और पर्टिकुलरली कौन से हाइड्रोकार्बन जिनको हम एल्कीन्स कह रहे हैं। तो चलिए पहली नेम्ड रिएक्शन जिसको हम ओजोनोलिसिस कहते हैं इसको हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो ओजोनोलिसिस को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड प्रोस्पेक्ट से भी और कॉम्पिटिटिव प्रोस्पेक्ट से भी। तो इसको बेसिकली अगर हम देखें तो ओजोनोलिसिस एक एडिशन रिएक्शन है जिसमें ओजोन का एडिशन होता है एल्कीन्स पर या एल्काइंस पर। मैं यहां पर इन डिटेल आपको दोनों तरीके की ओजोनोलिसिस, दैट इज द एडिशन ऑफ ओजोन ऑन एल्कीन एज वेल एज द एडिशन ऑफ ओजोन ऑन एल्काइन को डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी रिएक्शन लेते हैं और यहाँ पे एक नॉर्मल प्रोसीजर देखते हैं कि देखिए बच्चों, अगर ये हमारे पास जो सिंपलेस्ट एल्कीन है जिसे हम बेसिकली इथीन कहते हैं, इस पर अगर हम ओजोन का एडिशन कराते हैं तो देखिए यहाँ पर एक टेम्पल जैसा स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है और इस टेम्पल जैसे स्ट्रक्चर को हम एक्चुअली क्या कहते हैं बच्चों, ओजोनॉइड कहते हैं, ओजोनॉइड कहते हैं। जब आप इस ओजोनॉइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे और जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आप बेसिकली किस चीज के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के प्रेजेंस में। अगर आप जिंक, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा और आपको यहाँ पर CH2O या जिसको हम HCHO कह सकते हैं, HCHO
प्लस HCHO दैट इज फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो देखिए ये तो सिंपलेस्ट एल्कीन की मैंने यहां पर ओजोनोलिसिस कराई है। ये तो एक फॉर्मल तरीका था ओजोनोलिसिस को करने का, लेकिन अगर आपको एल्कीन को देखते साथ ही ये पता करना हो कि इससे जो जनरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है वो कैसे बनने वाला है, तो इसका एक मैं आपको बहुत सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं कि जब कभी भी आप एल्कीन की बात करेंगे और यहां पर आप देखेंगे कि यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, तो आपको यहां कुछ नहीं करना है। यहां पे आपको एक लाइन खींच के कार्बन के दोनों तरफ O और O आपको बेसिकली लगा देना है और आपका जो जनरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है वो अपने आप बन जाएगा। देखिए हमारा जो कार्बोनाइल कंपाउंड यहां बन रहा था वो 2 मॉलिक्यूल्स थे फॉर्मल्डिहाइड के, और देखिए यहां पे जैसे ही मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ O को लगाया, हमारे पास देखिए ये मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का और ये मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का जनरेट हो गया। तो इसी तरीके से हम इनन्यूमरेबल एग्जांपल्स फॉर द जनरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स फ्रॉम एल्कीन्स को कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम और बहुत सारे एग्जाम्पल से डायरेक्टली करके देखते हैं कि वो कौन कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे जो जनरेट हो सकते हैं जब हम डिफरेंट हायर एल्कीन्स को लेते हैं यहां पे। तो चलिए हम यहां पर कुछ एल्कीन्स की ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कराते हैं टू जनरेट डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो चलिए हम यहां पर जो एल्कीन ले रहे हैं वो हमारे पास है बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड CH2। एक एल्कीन देखिए हम लोग ले लेते हैं बच्चों CH3 डबल बॉन्ड CH3 और H। एक एल्कीन बच्चों यहां ले लेते हैं हम ये देखिए CH3H, और यहां पे हम PH ले लेते हैं बच्चों, और यहां पर हम H ले लेते हैं। PH का मतलब होता है हम यहां पे फिनाइल ग्रुप को ले रहे हैं, C6H5 के ग्रुप को ले रहे हैं। और यहां पे बच्चों ये देखिए ये भी PH ले लेते हैं, ये भी PH ले लेते हैं, ये CH3 ले लेते हैं और ये हम H ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 केसेस को अंडर स्टडी ला रहा हूं जब हम यहाँ पर बच्चों ओजोनोलिसिस की बात कर रहे हैं। ये केस A हो गया, ये केस B हो गया, ये केस C हो गया और ये केस D हो गया। तो चलिए एक एक करके हम यहां पर इसके डायरेक्ट प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश करते हैं। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। हमें सिंपली क्या करना है, जो भी हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके दोनों तरफ सिंपली सिर्फ O को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो देखिए जब हमने यहां पे O को सब्स्टिट्यूट करा तो ये CH3CHO बन गया, और ये देखिए CH2O है या जिसको हम CHOS लिख सकते हैं। तो जब कभी भी आपने प्रोपीन की ओजोनोलिसिस करी फॉरवर्ड बाय हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास फॉर्मल्डिहाइड के साथ साथ यहां पर एसिटल्डिहाइड बनेगा। तो ये इतना आसान प्रोसीजर हो जाता है जिससे आप डायरेक्टली ये चीज को निकाल सकते हैं कि एल्कीन की ओजोनोलिसिस करने के बाद कौन कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड्स जनरेट हो सकते हैं। सेकंड केस में अगर आप देखें बच्चों, यहां पे आप O लगाएंगे और यहां O लगाएंगे तो आप यहां पे देखेंगे कि ये वाला पोर्शन जो है दिस इज एक्चुअली जनरेटिंग अ कार्बोनाइल कंपाउंड जिसको हम कॉमनली एसीटोन कहते हैं, और देखिए ये हमारा CH3CHO है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारा एसीटोन और एसिटल्डिहाइड बन रहा है। अब अगर हम यहां देखें बच्चों तो यहां पे भी सेम प्रोसीजर फॉलोड होगा कि यहां पे हमने दोनों तरफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के O और O लगा दिया, और यहां पे देखिए हमारे पास CH3CHO बन गया, और ये C6H5 लिख देते हैं इसको C6H5CHO। दैट मीन्स कि हमारे पास एसिटल्डिहाइड के साथ C6H5CHO को हम बच्चों कहते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे पास कितना सिंपल एक प्रोसीजर आ गया इस चीज को डिटरमाइन करने का कि ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स विल एक्चुअली जनरेटेड व्हिच टाइप्स ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड हाउ।
Next and the last alkene that we are considering under the head of ozonolysis is basically this alkene. तो यहां पर भी हम क्या करने वाले हैं, यहां पे भी हम O और O को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं और इसके बाद हम ये देखेंगे कि यहां पर हमारा कौन सा एल्कीन या कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। देखिए ये बना CH3CHO और ये हमारे पास बना बच्चों pH को C6H5 लिखा, ये देखिए C डबल बॉन्ड O और C6H5। इस एक्चुअली कीटोन को हम बेंजोफिनोन का नाम देते हैं। तो ये एक मेथड है जिससे हम एक्चुअली एल्कीन्स की ओजोनोलिसिस करके कार्बोनाइल कंपाउंड्स को जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हमारे पास रिएक्शन की थी, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जनरेटेड क्वेश्चंस के। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्वेश्चन को समझें जो कि हमें कॉम्पिटिटिव इंटरफेस पर फेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो इंटर कन्वर्जन में डायरेक्ट एल्कीन की ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस बताए तो ये प्रोसीजर है आपको जनरेट करने का कि कौन कौन से बेसिकली कार्बोनाइल कंपाउंड जनरेट होंगे, या क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि अगर प्रोडक्ट्स हमें दे दिए जाएं, लेट अस सपोज एसिटाल्डिहाइड एंड बेंजोफिनोन are the products of the ozonolysis followed by hydrolysis of alkene, then determine which alkene will generate these products। तो बहुत सिंपल सा उसका प्रोसीजर होगा, जो भी ऑप्शन दिया जाए आपको सिंपली वहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ O को सब्स्टिट्यूट करना है, एंड व्हेन यू विल गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स एज द गिवन, that is basically the acetaldehyde form and the benzophenone form, then we can say कि these are the products of the ozonolysis of this particular alkene। देखिए यहां पे मैंने बात करी सिर्फ एल्कीन की ओजोनोलिसिस की, लेकिन एक छोटी बात मैं आपके साथ जरूर करना चाहता हूं। जब हम ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन को कंपेयर करने वाले हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन से, तो चलिए यहां देखते हैं कि ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स और ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइंस में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं। देखिए हम सिंपलेस्ट एल्कीन को लेंगे और बच्चों हम सिंपलेस्ट एल्काइन को लेंगे। अब देखिए सिंपलेस्ट एल्कीन का मतलब क्या होता है, जहां पर हाइड्रोजन की रिप्लेसिबिलिटी बाय द अदर ग्रुप इज लेस, दैट इज द सिंपलेस्ट एल्कीन। तो आप जितने हाइड्रोजन हटाते जाके उतने एल्काइल ग्रुप जोड़ते जाएंगे तो उतनी बड़ी एल्कीन या एल्काइन बनती जाती है। लेकिन फिर भी चलिए हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं ओजोनोलिसिस किसकी, हम ओजोनोलिसिस करने जा रहे हैं बच्चों एक तरफ एल्कीन की और एक तरफ हम ओजोनोलिसिस करने जा रहे हैं एल्काइन की। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिकली सिंपलेस्ट एल्कीन की ओजोनोलिसिस से। चलिए देखते हैं यहां क्या होता है। सिंपलेस्ट एल्कीन की जब हमने ओजोनोलिसिस करी बच्चों, तो हम यहां पे देख रहे हैं कि जब हमने ओजोनोलिसिस करी एंड फॉलोड बाय हमने हाइड्रोलिसिस करी, तो हमारे पास इसको निकालने का तरीका क्या था कि जो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था इसकी दोनों तरफ हमने यहां पर O और O लगा दिए थे। यहां से आप बात को समझिएगा बच्चों। जब मैंने यहां पर ये चीज करी तो आप एक फॉर्म को स्ट्रक्चरली समझिए कि इस कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े थे और जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे जो कार्बन है उसकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड है। दैट मींस कि यहां पर कोई भी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगा। ये एक बहुत आसान तरीका है चेक करने का कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड एस्टैब्लिशमेंट रहेगा या नहीं। और क्योंकि यहां पर इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए यहां पर बच्चों दो अलग कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिसमें हम फॉर्मल्डिहाइड का केस ले रहे हैं, ये जनरेट हो रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्या जब एल्काइन की ओजोनोलिसिस होती है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड एस्टैब्लिश रहेगा
या वो इंडिपेंडेंट रहेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम इस चीज को यहां स्टडी करते हैं। तो देखिए हमने यहां पर सिंपलेस्ट एल्काइन ले लिया जिसे हम इथाइन या एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि जब हमने बच्चों यहां पर ओजोनोलिसिस करी फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करी तो क्या हुआ। मैंने यहां पर क्या किया कि यहां पे ऑक्सीजन और यहां पे देखिए ये ऑक्सीजन लगा दिया और मैंने यहां देखा कि इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन था और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड थे क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अब आप यहां चेक करिए कि क्या यहां पर कार्बन की टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड है। आप यहां देख रहे हैं कि यहां पे कार्बन के सिर्फ 3 बॉन्ड आ रहे हैं, यहां पे वैलेंसी 3 आ रही है, ताकि यहां पर आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। आप किसी और ग्रुप को यहां सब्स्टिट्यूट कर नहीं सकते। इसका डायरेक्ट इंडिकेशन ये है कि इन दोनों कार्बन के बीच में भी बच्चों एक बॉन्ड होने वाला है। अब देखिए चाहे आप इस कार्बन की बात करें चाहे आप इस कार्बन की बात करें, आप यहां पर देखेंगे कि दोनों ही कार्बन की अब टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड हो चुकी है और ये जो कंपाउंड जनरेट हुआ है इसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सल। इसे हम कहते हैं ग्लाइऑक्सल। अब देखिए इसको अगर आपको बढ़ाना हो या और हेवियर एल्काइन से ओजोनोलिसिस करानी है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको इस H को सपोज CH3 से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां इस H की जगह CH3 आ जाएगा और ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथाइल ग्लाइऑक्सल। अगर इस H की जगह भी आप CH3 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। कहने की बात यह है कि जितनी बार आप H का सब्स्टिट्यूशन करेंगे और CH3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे वैसे ही फॉर्म्स के आपके प्रोडक्ट्स जो हैं जनरेट होने लगेंगे। तो कितनी भी बड़ी एल्कीन हो जाए या कितनी भी बड़ी एल्काइन हो जाए बच्चों, H if substituted by an alkyl group will form a higher alkene or alkyne, and if you want to actually reduce the form of alkenes you just need to eliminate the alkyl section and put the H portion again to generate the simplest alkene। कहने की बात बहुत सिंपल है। कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि बड़ी एल्कीन आपको दे दी गई उसकी ओजोनोलिसिस करानी है तो बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। आप उसके एल्काइल ग्रुप को हटाइए, H सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको सिंपलेस्ट एल्काइन मिल जाएगी या एल्कीन मिल जाएगी। आप आराम से उसकी ओजोनोलिसिस करिए, प्रोडक्ट्स जनरेट करिए और बाद में जहां से आपने H लिए हैं वहां पर वापस से आप उसी एल्काइल ग्रुप को लगा दीजिएगा, आपके पास प्रोडक्ट्स तैयार हो जाएंगे। ध्यान रखने की बात बस ये है कि जब प्रिपरेशन करी जा रही है एल्डिहाइड्स की या कीटोन्स की तो आप एल्कीन की ओजोनोलिसिस से उस चीज को कर पा रहे हैं और एल्काइन की ओजोनोलिसिस से आपको इस तरीके के कंपाउंड जैसे हम ग्लाइऑक्सल या उसके डेरिवेटिव्स जो हैं बेसिकली जनरेट होते हैं। तो देखिए इसी नोट पर हमने आज का अपना पहला नेम्ड रिएक्शन का सेक्शन जिसको हम ओजोनोलिसिस कहते हैं उसको कंप्लीट किया है। अब देखते हैं हम कि हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन इन द लाइन है वो बच्चों कौन सी रिएक्शन है। वो रिएक्शन है रोजन-मुंड्स रिएक्शन। तो चलिए रोजन-मुंड्स रिएक्शन को स्टडी करते हैं। तो रोजन-मुंड्स रिएक्शन क्या कहती है इसको स्टडी करते हैं, इसकी रिएक्शन लिखते हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है सो फार एज द बोर्ड प्रोस्पेक्ट इज कंसर्न, और इसको हम स्टडी करते हैं। इसमें जो रिएजेंट है वो क्या लगता है, किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है, कैटलिस्ट के साथ कौन सी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें हमेशा सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, उसको सब्स्टिट्यूट करने की जो सिग्निफिकेंस या रेलेवेंस है वो क्या है, और जो हमारा रिएक्टेंट है वो एक्चुअली कौन सा प्रोडक्ट बनाने वाला है, इसकी हम यहां पर बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी रिएक्शन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखिए ये हमारे पास सेकेंड रिएक्शन इन द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रिलेटेड विद द एल्डिहाइड्स एंड कीटोनिक सेक्शंस हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड दैट रिएक्शन इज बेसिकली द रोजन-मुंड्स रिएक्शन, राइट, रोजन-मुंड्स रिएक्शन। अब देखिए रोजन-मुंड्स रिएक्शन है
या रिडक्शन है, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम यहां पर बच्चों किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि रोजेनमुंड्स रिएक्शन होती क्या है। तो देखिए ये आपके पास बेसिकली क्या है, एक बेंजोइल क्लोराइड, या आप एसिटाइल क्लोराइड भी CH3COCl भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम जो एनसीईआरटी में यूज करा है हम उसी को यहां पर यूज कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली द बेंजोइल क्लोराइड, राइट। अब देखिए आपने जैसे ही बच्चों यहां पर हाइड्रोजन दिखाया, तो हाइड्रोजन दिखाते ही हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि दिस इज डेफिनेटली अ रिडक्शन रिएक्शन। तो आप रिएक्शन की जगह इसको और क्लियर करने के लिए रिडक्शन भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात यहां पर। अब देखिए हमें क्या करना है, यह समझना है कि बेंजोइल क्लोराइड है क्या। यह एक बेसिकली एसिड डेरिवेटिव है। देखिए आपको बताते हैं, अगर ये Cl नहीं होता और यहां OH होता तो ये डेफिनेटली बेंजोइक एसिड होता। ठीक है, आप इस बात को यहां समझिएगा कि ये देखिए ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है। इस OH का जब रिप्लेसमेंट बच्चों हमने Cl से किया तो एक्चुअली हमारे पास ये चीज बनी। दैट मीन्स डेफिनेटली बेंजोइल क्लोराइड इज द derivative of acid and the acid is what? Benzoic acid। अब ये देखिए ये हाईएस्ट रिडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका हाईएस्ट रिडक्शन बेंजोइक एसिड में होगा। ठीक है, लेकिन रोजेनमुंड्स रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। रोजेनमुंड्स रिएक्शन में दिस विल बी रिड्यूस्ड टू एक्चुअली बच्चों एल्डिहाइड। दैट मीन्स आप एक सीरीज को याद रखिएगा, ये आपके पास देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं, एल्कोहल होता है, एल्कोहल के बाद आपके पास ये देखिए एल्डिहाइड आता है, और एल्डिहाइड के बाद आप देखेंगे एसिड आता है। तो ये तो मेरी ऑक्सीडेशन सीरीज हो गई। लेकिन अगर मैं रिवर्स केस पे आता हूं तो आप यहां पे देखेंगे कि दिस इज एक्चुअली द रिडक्शन सीरीज, राइट। तो एल्कोहल से एसिड बना तो एल्कोहल इज द smallest reduced product and acid is the highest oxidized product। that means कि अगर मैं रिडक्शन कर रहा हूं बेटा तो कंप्लीट लोएस्ट स्टेट में जाने के लिए इस एसिड को अल्टीमेटली कहां आना चाहिए था, एल्कोहल तक आना चाहिए था। लेकिन देखिए इस रिएक्शन में ये जो एसिड डेरिवेटिव है सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड तक आया। इसका मतलब मुझे इस रिएक्शन के लिए इसे फर्दर रिड्यूस नहीं करना है। इस रिएक्शन का मतलब है रोजेनमुंड्स रिएक्शन के लिए। तो हम ऐसा क्या करें कि ये फर्दर एल्कोहल में रिड्यूस ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको इस चीज को समझना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम ऐसा क्या करें कि ये एसिड फर्दर बेसिकली एल्कोहल में ना रिड्यूस हो। दैट मींस ये एसिड सिर्फ और सिर्फ अपने एल्डिहाइड सेक्शन तक ही रिड्यूस हो। इसके लिए जो हम यहां पर बच्चों कैटलिस्ट यूज करते हैं, इस रिएक्शन में जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो पैलेडिनम को यूज करा जाता है। दैट मीन्स कि अगर हम रिएक्शन में बेटा सिर्फ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडिनम करेंगे तो ये रिएक्शन एसिड से रिड्यूस होके एल्कोहल तक आएगी। मतलब कि अगर इसका रिडक्शन सिंपली H2 और PD के प्रेजेंस में करेंगे तो ये C6H5CH2OH बनाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे स्टेप को बीच में रिटार्ड करना है, बीच में इनहिबिट करना है, इसीलिए कोई भी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड से हम यहां पर इस कैटलिस्ट की क्या कराने वाले होते हैं, पॉइजनिंग कराते हैं। दैट मीन्स कि या तो मैं क्विनोन डेरिवेटिव्स ले सकता हूं या मैं कोई भी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड ले सकता हूं। और जो हम यहां पर बच्चों यूज करते हैं वो बैरियम सल्फेट यूज करते हैं। यहां पे हम यूज करते हैं बैरियम सल्फेट। और देखिए सल्फेट में सल्फर होने के कारण जो पैलेडिनम एज कैटलिस्ट होता है उसकी क्या हो जाती है, पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, फॉर पॉइजनिंग ऑफ PD यूज करते आते हैं टू
retard the reaction, to retard the reaction till aldehyde, to retard the reaction till aldehyde। इसलिए यहां पर बैरियम सल्फेट का यूज किया जाता है। तो आई होप कि आपको मैंने ये क्लियर किया होगा इस रिएक्शन में कि क्यों हम यहां पर बैरियम सल्फेट यूज करते हैं, और ऐसे स्पेसिफिक रिएक्शन में जिसमें एसिड डेरिवेटिव का रिडक्शन सिर्फ एल्डिहाइड में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड बैरियम सल्फेट इज बेसिकली व्हाट यू कॉल एज रोजन-मुंड्स रिएक्शन। तो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंस इस रिएक्शन की ये है कि यहां पर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स को क्यों यूज किया जाता है। ये 1 मार्क की रीजनिंग में आ सकता है, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जो रोजन-मुंड्स रिएक्शन है एज अ नेम्ड रिएक्शन आ सकता है। तो लिखने का तरीका, आपको पहले 2-3 लाइन में स्टेटमेंट्स लिखना पड़ेंगे, जैसे व्हेन बेंजोइल क्लोराइड इज रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम सस्पेंडेड ओवर बैरियम सल्फेट, बेंजल्डिहाइड इज formed. This is known as रोजन-मुंड्स रिएक्शन। ये आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट के फॉर्म में, और उसके बाद आप इस रिएक्शन को लिखेंगे, और ये जरूर लिखेंगे वहां पर कि प्लैटिनम सल्फेट का, सॉरी बैरियम सल्फेट का वहां पर जो यूज किया जाता है वो क्यों किया जाता है। तो ये हमारी देखिए बच्चों सेकेंड रिएक्शन, जो कि हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में एज अ नेम्ड रिएक्शन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर for the board examinations. So far as the named reaction is concerned, I have actually dealt these 2 reactions, right? अब देखिए हम अपने थर्ड रिएक्शन की तरफ आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं बच्चों स्टीफेंस रिएक्शन। मैं बार बार कह रहा हूं, अब ये देखना है कि स्टीफेंस रिएक्शन जो है वो रिएक्शन की कैटेगरी में कौन से रिएक्शन के अंडर में आ रही है, वो रिडक्शन की रिएक्शन है या कुछ और। तो चलिए वो हमें आराम से हम अभी उसको डिस्कस करते हैं, और यहां पर हम जो स्टीफेंस रिएक्शन की यहां पर बात करने वाले हैं, हम उस चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे। स्टीफेंस रिएक्शन की बात करने वाले हैं, और एक्चुअली एक छोटी सी चीज और है कि जो सेकंड रिएक्शन है बच्चों, डिबाल एच का यूज, इन दोनों को हम यहां पर एक साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन यहां आ रही है, थर्ड रिएक्शन जो हमारी है, इसको हम कहते हैं बच्चों स्टीफेंस रिएक्शन, और अभी हम ये देखेंगे कि ये रिएक्शन है या रिडक्शन है। चलिए अब इसको हम यहां पर स्टार्ट देते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, आप बात को समझिएगा। आपके पास ये देखिए एल्काइल साइनाइड या एल्काइल नाइट्राइल, ठीक है। आप इसका रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl के साथ कराते हैं। उससे बेसिकली देखिए क्या बनता है, RCH डबल बॉन्ड NH बनता है, और उसके बाद बच्चों जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, बेसिकली इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, आपके पास एल्डिहाइड बनता है, और जो चीज एलिमिनेट होती है वो अमोनिया होती है, और जो चीज एलिमिनेट होती है वो अमोनिया होती है। बेसिकली दिस रिएक्शन इज व्हाट यू कॉल एज द स्टीफेंस रिएक्शन। लेकिन देखिए यहां पे कहीं पे भी SnCl2 का रोल या अटैचमेंट मैंने यहां पर इस कंपाउंड में नहीं देखा है। देखिए ये NH2 ग्रुप नहीं है, पहली चीज तो ये इमाइड होता है, IMIDE, राइट। तो मैंने SnCl2 का अटैचमेंट यहां कहीं देखा ही नहीं। तो एक्चुअली SnCl2 प्लस HCl का कॉम्बिनेशन कर क्या रहा है, पहली चीज तो बच्चों ये है, ये सिग्निफिकेंस को समझना कि मैंने क्यों यहां पे SnCl2 प्लस HCl को यूज किया है, इसको यूज करने का मुझे क्या फायदा मिला, और जब मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस करी तो मेरे पास कौन सा कंपाउंड जनरेट हुआ। तो चलिए यहां पर इस चीज को और आसान भाषा में स्टडी करते हैं, इससे आपको इसका रोल जो है बहुत क्लियरली समझ में आने लगेगा। ये देखिए ये हमने RC ट्रिपल बॉन्ड N की बात करी, मैंने यहां पे SnCl2 ये यूज ही नहीं किया बच्चों, मैं यहां पे सीधे सीधे H और H यूज कर रहा हूं। मैं एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करूं,
या मैं इससे कह दूं कि मैंने 2 नेसेंट हाइड्रोजन को यहां पे यूज किया है और इस एरो के नीचे बच्चों में SnCl2 प्लस HCl लिख देता हूं। ठीक है, अब आप देखिए इसमें से आप एक पाई बॉन्ड को शिफ्ट करिएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन में आप एक डेल पॉजिटिव लगाइए और ये डेल नेगेटिव लगाइए, तो आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव जो है नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव के पास जाएगा, और आपको देखिए ये बनता हुआ कंपाउंड यहां पर नजर आ जाएगा बच्चों। तो आपके पास कार्बन के पास एक H आ गया, ये देखिए पॉजिटिव था, नेगेटिव वाला आ गया, और नेगेटिव के पास बच्चों पॉजिटिव वाला आ गया, और आपके पास ये चीज बन गई। उसके बाद देखिए आप जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम कैसे करेंगे, आप ध्यान रखिएगा। H2O को आप OH2 लिख दें, आपके लिए कंपाउंड बनाना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए यहां O लिखा और यहां H2 लिखा, यहां पे हमने बॉन्ड मार दिया, और आप यहां पे देख सकते हैं कि ये देखिए आपके पास जो कंपाउंड बना ये बन गया RCHO, और ये देखिए NH, और ये 2 हाइड्रोजन आ गए, तो यहां पर हमारे पास ये देखिए NH3 बन गया। ठीक है, तो ये देखिए इसी रिएक्शन का एक इजियर फॉर्मेट है। मैं कह सकता हूं ये CBSC प्रोस्पेक्ट है और ये मेरा ISC प्रोस्पेक्ट है। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंस आ गई बच्चों कि यहां पर जो SnCl2 जो कि यूज किया गया है, ये किस तरीके की तरह काम कर रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि एक हाइड्रोजन डोनर है। ये हाइड्रोजन डोनर, क्योंकि आप देख सकते हैं Sn इज एन एक्टिव मेटल, और जब कभी भी वो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक्चुअली क्या करेगा, हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा, और जो हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है वो एक्चुअली यहां पर एल्काइल नाइट्राइल ग्रुप्स को या साइनाइड ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए यूज हो जा रहा है। तो दिस इज बेसिकली द हाइड्रोजन डोनर्स, और इसीलिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन मिल रहा है वो इनसे मिल रहा है, जिस कारण से जो एल्काइल साइनाइड है या एल्काइल नाइट्राइल है, ये देखिए ये एल्काइल नाइट्राइल है, ये रिड्यूस हो जा रही है इमाइड ग्रुप में, और उसके बाद जब फर्दर हाइड्रोलिसिस करी जा रही है तो एक्चुअली हमारे पास एल्डिहाइड्स बन जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बच्चों हम स्टीफेंस रिएक्शन कहते हैं, और अब बहुत ज्यादा क्लियर है कि इस रिएक्शन में एक्चुअली रिडक्शन हुआ है, इसीलिए मैं रिडक्शन भी यहां पर देखिए लिख सकता हूं। तो होप आपको ये समझ में आ गई होगी। एक बार आप वीडियो को पॉज करके यहां पे इस रिएक्शन को अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए। तो बेसिकली हमने यहां पर 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स को डील किया है। पहली रिएक्शन हमारे पास ओजोलिसिस थी, दूसरी रिएक्शन रोजनमुंड्स रिएक्शन है, तीसरी रिएक्शन हमारे पास स्टीफेंस रिएक्शन है। अब देखिए हम यहां पर इस रिएक्शन की बात करते हैं जिसे हम रिडक्शन बाय डिबाल H कहते हैं, जिसे हम बेसिकली रिडक्शन बाय डिबाल H कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, हम इस चीज को स्टडी करते हैं बच्चों। ये कुछ नहीं है, इसमें रिएक्टेंट भी यही और प्रोडक्ट भी यही, सिर्फ ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल नाइट्राइल्स or the esters into the corresponding aldehydes, right? तो इस चीज में हो क्या रहा है, हम इस चीज को यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। I am again saying कि the root is basically an alternative for the preparation of aldehyde from actually the साइनाइड्स, राइट? तो चलिए हम देखते हैं डिबाल H का यूज। तो हम सिंपल फॉर्मेट यहां पर इसको करने की कोशिश करेंगे। तो रिडक्शन बाय डिबाल H, दिस इज बेसिकली आवर 4th रिएक्शन। तो चलिए इस चीज को हम यहां स्टडी करते हैं। तो 4th रिएक्शन हमारे पास बच्चों यहां पर जो आ रही है वो आ रही है रिडक्शन बाय डिबाल H। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डिबाल H है क्या। एक्चुअली इसका नाम बहुत बड़ा है बच्चों, तो इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है डिबाल H। तो डिबाल H का एक्चुअली नाम होता क्या है? डिबाल H का एक्चुअल नाम है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखते हैं
डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हम लिख देते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखिए क्या होता है इसमें जो बेसिक फंडा है वो ये है कि आपके पास एक एल्काइल साइनाइड है। फर्स्ट स्टेप में आप डिबाल H से रिड्यूस करेंगे, सेकेंड स्टेप में आप उसके हाइड्रोलिसिस करेंगे और आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे मैंने स्टीफेंस रिएक्शन में आपको पढ़ाया था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे यहां डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, एक क्या दो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, कि ये देखिए इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा जो मैं यहां लिख रहा हूं। मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CN। एक रिएक्शन मैंने ये लिखी बच्चों, और एक रिएक्शन में यहां पे लिख रहा हूं CH3 CH2 होल लाइन C डबल बॉन्ड O O C2H5, राइट। अब आप इस चीज को समझिएगा, करना दोनों में एक ही चीज है। पहली चीज आपको इसका डिबाल H से ट्रीटमेंट करना है, दूसरी चीज आपको यहां पे हाइड्रोलिसिस करनी है। पहली चीज डिबाल H से ट्रीटमेंट, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस। चलिए अब देखते हैं कि होता क्या सिग्निफिकेंस है बच्चों। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, पहला फॉर्म, जिसमें हमने सिंपली ये देखा है कि हमने सिंपल साइनाइड का रिकन्वर्जन एल्डिहाइड में किया। सेकेंड रिएक्शन में हम ये देख रहे हैं कि यहां साइनाइड तो है लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड भी है। तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि क्या डिबाल H will reduce the double bond? आंसर है no. Actually this is a selective reducing agent and acts just on the cyanide groups to convert it into basically aldehydes. तो यहां पे इस डबल बॉन्ड को कोई डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करने वाला कौन? डिबाल H। तो इसलिए आप देखेंगे कि यहां पे ये डबल बॉन्ड एज इट इज इंटैक्ट रहेगा और जो आपके पास एक बेसिक कन्वर्जन दिखेगा वो ये दिखेगा कि ये जो साइनाइड ग्रुप है बच्चों, देखिए ये जो साइनाइड ग्रुप है वो एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो गया है? एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। तो आपने यहां पे देखा कि ये कभी भी डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता, या और टेक्निकल टर्म में कहूं तो ये कभी भी डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। अब देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जब हम इस चीज की बात करते हैं तो आप यहां पे इस चीज को पहले देखिए बच्चों कि अगर मैं यहां पे ये मैंने एक एस्टर लिखा है, ये आप समझिए ये है एक एस्टर, और यहां मैं अगर OH लगा दूं और यहां H लगा दूं तो आप जानते हैं इस चीज को कि एस्टर का फॉर्मेशन बेसिकली एक डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है एस्टर एसिड का और अल्कोहल का। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे अगर मैं OH लगा दूं तो देखिए ये COOH हो गया, मतलब ये पोर्शन जो है एस्टर का वो एसिड पोर्शन से बना हुआ है, और देखिए यहां पे H लगाया तो ये पोर्शन जो है वो अल्कोहल पोर्शन है। अब देखते हैं कि डिबाल H क्या करने वाला है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जो बेसिकली जो एसिड पोर्शन है, देखिए इसको दो पार्ट में हम अलग करते हैं। यहां से यहां तक देखिए ये एसिड पार्ट हो गया एस्टर का, और ये देखिए यहां से यहां तक ये अल्कोहल पार्ट हो गया। तो अल्कोहल तो बेसिकली सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म है ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में। अगर बेसिकली यहां पे रेड फास्फोरस प्लस HI यूज करते तभी वो एल्केन में कन्वर्ट होता, अन्यथा नॉर्मली कोई दूसरा रिएजेंट ऐसा नहीं है जो इस चीज को अंजाम देता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अल्कोहल का रिडक्शन फर्दर नहीं होगा। तो जिस पोर्शन का रिडक्शन होगा वो होगा एसिड पोर्शन, और क्योंकि ये सिर्फ एल्डिहाइड से
एल्डिहाइड तक ही इसको कन्वर्ट करेगा, तो ये एसिड पोर्शन सिंपली किस में कन्वर्ट होने वाला है, एल्डिहाइड ग्रुप में। तो देखिए ये आपके पास CH3 CH2 होल 9 CHO में इसका कन्वर्जन होगा। तो एक्चुअली ये एसिड पार्ट जो है बेटा ये रिड्यूस हुआ है किस में, एल्डिहाइड में। ये एक्चुअली रिड्यूस हुआ है एल्डिहाइड में। तो हर बार 100 रिएक्शन नहीं करनी है आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है, साइनाइड का कन्वर्जन एल्डिहाइड में अगर होगा तो 2 रिएक्शंस होंगे, स्टीफेंस रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl। फर्स्ट स्टेप में एडिशन होगा हाइड्रोजन का 2 C और N पे, बेसिकली वो इमाइड बनाएगा, उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, आपका क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अगर आप ऑल्टरनेटिव मेथड लेते हैं तो आप एक और रिएजेंट को यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है डिबाल H डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो भी वही काम करने वाला है जो कि स्टीफेंस रिएक्शन में SnCl2 प्लस HCl कर रहे हैं। तो ये भी साइनाइड का कन्वर्जन एल्डिहाइड में कभी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ साइनाइड का कन्वर्जन एल्डिहाइड में या जो एसिड पार्ट ऑफ द एस्टर है उसको कहां तक रिड्यूस करेगा बच्चों, एल्डिहाइड तक करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई सो फार एज द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स इज कंसर्न्ड। अब देखिए, अब हम देखते हैं इटार्ड्स ऑक्सीडेशन, बड़ी मजेदार रिएक्शन होती है, ये भी सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए यहां पर इस चीज को हम स्टडी करते हैं और इसमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट आपको मैं केस स्टडीज भी बताने वाला हूं। इसको मैं इस तरीके से नहीं बताऊंगा जिस तरीके से एनसीईआरटी में दे रखी है, बीच में उसने एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी दिखाया हुआ है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जब आप इटार्ड्स ऑक्सीडेशन को स्टडी करेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उससे हमने बेंजल्डिहाइड बनाया है। तो हम बेसिकली यहां पर क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली आपको यहां पर यूज बताने वाले हैं कि इटार्ड ऑक्सीडेशन के कंपैरिजंस दूसरे ऑक्सीडेशन से हमें कैसे करने होते हैं। तो ये देखिए इटार्ड्स ऑक्सीडेशन है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये समझते हैं कि इटार्ड्स ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे आप मिथाइल बेंजीन ले लीजिए। मिथाइल बेंजीन का जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, टाउलिन। तो इसको आप मिथाइल बेंजीन कहिए या कॉमनली दिस इज कॉल्ड एज टाउलिन। अब देखिए अगर आप टाउलिन का ऑक्सीडेशन करते हैं CrO2 Cl2 के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ non-polar organic solvent, right? So this is the non-polar organic solvent and followed by hydrolysis. That means पहले आप इसका रिएक्शन करेंगे टाउलिन के साथ, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो आप एनसीईआरटी से देखिएगा कि क्या बन रहा है, उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। और उसके बाद आप उसी कॉम्प्लेक्स की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पे सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों टाउलिन का बेंजल्डिहाइड में, टाउलिन का बेंजल्डिहाइड में। ठीक है, ये क्लियर है बच्चों बात यहां पर? ठीक है, यहां पे एकदम क्लियर है बात। इस रिएक्शन को हम इटार्ड्स ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ टाउलिन का कन्वर्जन टू बेंजल्डिहाइड इज व्हाट यू कॉल एज इटार्ड्स ऑक्सीडेशन। लेकिन देखिए अगर इसी टाउलिन का हम रिएक्शन करें K2Cr2O7, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग SOA की तरह काम करेगा। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करने वाला है, बेसिकली ये इस टाउलिन को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने वाला है। कहां तक, बेंजोइक एसिड तक। तो देखिए ये जो बना आपका, ये बना COOH और इसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम यहां पर
बेसिकली क्या कर रहे हैं, टाउलिन का माइल्ड ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CrO2 Cl2, ठीक, तो वो एल्डिहाइड बना रहा है, बेंजल्डिहाइड। और अगर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो वो बेंजोइक एसिड हो रहा है। तो ये एक मेथड हो गया टाउलिन को बेंजल्डिहाइड और टाउलिन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने का। तो यहां पर आप वीडियो को फिर पॉज करके इस रिएक्शन को लिखिए और फिर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताने की कोशिश करूंगा जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब हम बात करते हैं इटार्ड ऑक्सीडेशन की। इटार्ड ऑक्सीडेशन के रेफरेंस में जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करेंगे तो क्या होगा, और जब यहां पर हम मिथाइल ग्रुप ना हो और यहां पे जब बड़ा एल्काइल ग्रुप आ जाएगा तब अगर हम ऑक्सीडेशन करें K2Cr2O7 के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, ये चीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए अब हम इसी चीज की यहां पर बात करने जा रहे हैं। अब हम यहां पे बात करने जा रहे हैं कि जब हमारे पास यहां पर एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे और हम उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, जब यहां पे देखिए एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे मतलब CH2 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 CH3, सपोज मेरे पास इतना बड़ा एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, राइट। तो जब यहां पे एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तब क्या होगा, तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये फिनाइल न्यूक्लियस से लगा हुआ पहला कार्बन है सिर्फ यही ऑक्सीडाइज होता है। तो अगर आप यहां पे K2Cr2O7 का के प्रेजेंस में इस पर्टिकुलर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, 1 2 3 4 कार्बन है, तो देखिए एक H was substituted by this phenyl group, that means इसको हम फिनाइल ब्यूटेन कहेंगे। ये है बच्चों फिनाइल ब्यूटेन। तो ये से पहला कार्बन ऑक्सीडाइज होगा और इस केस में बनेगा तो बेंजोइक एसिड ही, इस केस में बनेगा बेंजोइक एसिड। अब देखिए बच्चों ये हमारे पास बेंजोइक एसिड यहां पर बन गया। तो हमने यहां 3 केसेस देखे, CrO2 Cl2 के प्रेजेंस में जब टाउलिन का ऑक्सीडेशन किया था तो बेंजल्डिहाइड बना था, K2Cr2O7 के प्रेजेंस में जब हमने टाउलिन का ऑक्सीडेशन किया तो बेंजोइक एसिड बना था। और जब एनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच टू द फिनाइल न्यूक्लियस होंगे और उसको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करेंगे तब भी जो फर्स्ट कार्बन है सिर्फ वही अपने करस्पॉन्डिंग एसिड में ऑक्सीडाइज होगा एंड विल गेट द प्रोडक्ट एज बेंजोइक एसिड, राइट। अब देखिए हमारे पास एक रिएक्शन में आज आपको और कराने वाला हूं और यहां पर मेरे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एनसीईआरटी में गिवन है वो कंप्लीट होंगी। और यहां पे जो मेरे पास 6th रिएक्शन इन द लाइन आ रही है उसको हम कह रहे हैं गेटरमैन कॉच रिएक्शन। तो देखिए ये 6th रिएक्शन है जिसको हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द रिएक्शन इज गेटरमैन कॉच रिएक्शन। तो देखते हैं कि ये रिएक्शन होती क्या है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारे पास रिएक्शन है इस रिएक्शन को हमने क्या कहा, ये 6th रिएक्शन थी, ये रिएक्शन थी गेटरमैन कॉच KOCH रिएक्शन, राइट। दिस इज गेटरमैन कॉच रिएक्शन। तो चलिए इसको हम देखते हैं क्या है। देखिए ये कहती है कि जब आपने बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हीट किया तो वो बेसिकली किस में कन्वर्ट होता है, बेंजल्डिहाइड में। तो देखिए होगा कैसे हम बताते हैं आपको। ये कहता है ये है हमारा बेंजीन, आपने इस बेंजीन का ट्रीटमेंट कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से करवाया, किसके प्रेजेंस में,
एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो आपको पता है कि AlCl3 जो है इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ लुईस एसिड। तो ये क्या करने वाला है, इस Cl को अपने साथ जोड़ के AlCl4 नेगेटिव बना देगा और ये H अलग हो जाएगा। तो ये H देखिए बच्चों, ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा और जो हमारे पास एक्चुअली प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजल डिहाइड बनेगा। तो आप इस चीज को अच्छे से याद करिएगा। आप AlCl3 की जगह CuCl भी ले सकते हैं। तो जब कभी भी आप बेंजीन से बेंजल डिहाइड का कन्वर्जन डायरेक्टली लेना चाहें तो आप इस रिएक्शन को हमेशा ध्यान रखें और आपके पास डायरेक्टली बेंजीन से बेंजल डिहाइड बन जाएगी। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो नॉर्मली इंटर कन्वर्जेंस में और एज नेम्ड रिएक्शंस भी यूज होती है। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स को करा है और हमने 6 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को डील किया है, जिसमें ओजोनोलिसिस, रोजनमुंड्स रिएक्शन, स्टीफेंस रिएक्शन, रिडक्शन बाय डिबाल H, देन इटार्ड्स ऑक्सीडेशन एंड लास्ट में हमने गेटरमैन कॉच रिएक्शन को डील किया है। तो अपने नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जो कि हो सकता है हम कीटोन्स की बात करें इसमें, और जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इस चैप्टर से कंसर्न्ड हैं, हम उसको यहां पर डील करने की कोशिश करेंगे। देन सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ line by line organic chemistry for class 12th. Thank you all for today.